Hello and good morning to everyone. Let us start another new chapter of history, that is struggle for freedom first. So in the previous chapter we have seen that previous chapters that how British India और ईस्ट इंडिया कंपनी हैव ऑक्यूपाइड इंडिया, कैसे उन्होंने इंडिया पे पूरा ऑक्यूपेशन अपना जमा लिया है, हाथ जमा लिया है, और कैसे 100 साल के अंदर इंडियंस को इतना मजबूर कर दिया कि इंडियंस ने रिवोल्ट किया, जिसको हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, दैट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सो 1857 रिवोल्ट हमने देखा कि वो फेल हुआ। फेल होने के बाद जो है काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए, ब्रिटिश लोग काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। वो रिफॉर्म्स कुछ ऐसे थे कि मतलब अब हम लोग जो है इंडियंस लोगों को कम करेंगे आर्मी में, थोड़ा यूरोपियंस बढ़ाएंगे आर्मी में, क्योंकि आर्मी से ही मेन वो रिवोल्ट शुरू हुआ था। और अब इंडियंस लोगों को थोड़ी बहुत जो है जगह देना बिल्कुल शुरू करेंगे पॉलिटिक्स में। पर देखिए कहीं ना कहीं जब ये रिफॉर्म्स चले, कुछ साल आ गए, 30-40 साल तक जब रिफॉर्म्स चले, ठीक है, या कुछ सालों तक, तो ये देखा गया कि रिफॉर्म्स जो है ये इल ट्रीटेड रिफॉर्म्स हैं, यानी कि दिखने के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं ये, बट कहीं ना कहीं अभी भी रिफॉर्म्स या जो जब तक उनको पता चल गया लोगों को कि जब तक ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर हैं हमारे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ओके, और ये लगभग हर जगह, जितने भी जगह अलग अलग थी इंडिया की, चाहे मराठास हों, चाहे राजपूत हों, चाहे सिख हों, लगभग हर किसी को ये पता चल चुका था कि अब कोई मतलब नहीं है हमें अलग अलग लड़ने से। ओके, हम लोग ये देख चुके 1857 रिवोल्ट में इतना खतरनाक रिवोल्ट किया तो भी कुछ नहीं हुआ। सो अब समय आ गया कि हम एक हों, एक राष्ट्र बनाएं, एक नेशन बनाएं, और वहाँ से जो है, क्योंकि ये कॉमन एनिमी हमें दिख चुका है, कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटिश। सबको पता चल चुका है कि भैया कुछ भी हो, अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी अचीव करना है, तो ब्रिटिश लोगों को हटाओ और आप अचीव कर लोगे। ओके, सो यहाँ से एक ओरिजिन होता है नेशनलिज्म का, जो कि हम पढ़ने वाले चैप्टर में, दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक हमारा, ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म। ओके, मैं बात कर रहा हूँ आपके पहले टॉपिक की, बड़ी बात कर रहा हूँ इस चैप्टर के। सो चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अलावा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का जो है एक राइज होता है, एक इंडिया नाम का एक देश उभर के आता है। देखिए पहले इंडिया कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आप देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया में पहले ब्रिटिश लोगों ने मराठास को अलग कराया, उनका एरिया अलग है, हैदराबाद के निज़ाम का अलग है, अवध, बंगाल, सब अलग अलग एरियाज थे। पर बाद में सारे एरिया एक हो के आज हमें एक इंडिया दिखता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट, ये दो बहुत ही खतरनाक एक्ट पास किए थे ब्रिटिश इंडिया ने। देखिए इन सालों में क्या है, ब्रिटिश इंडिया ऐसे कुछ खतरनाक एक्ट लाता भी गया जिसको रीज़न रखते हुए ब्रिटिश लोग जो रिवोल्ट करते चले गए। ओके, फ्रीडम मूवमेंट चलते चले गए, ठीक है, छोटे छोटे रिवोल्ट होते 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 हम एंड में देखेंगे फ्रीडम हमें कैसे मिल जाएगा। एल्बर्ट बिल एजिटेशन, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गई थी कि एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है हम देखेंगे। इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है इसकी इमरजेंस कैसे होता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये क्यों होता है, क्या होता है इसमें। द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है गांधी जी के आने के बाद। द राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो एक और बड़ी पार्टी थी इंडिया की कांग्रेस के बाद। मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये जो आए इंडिया में उसके क्या किया रिफॉर्म्स ने। नेशनल मूवमेंट, गदर पार्टी। तो स्टार्ट करते चैप्टर को हम लोग ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म से। द राइज ऑफ नेशनलिज्म रिफ्लेक्टेड इन द स्पिरिट ऑफ रेनेसां इन यूरोप व्हेन फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन लेड टू एन एनहांसमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। देखिए रेनेसां वो पीरियड है यूरोप में जब यूरोप के लोगों को लगा कि अब हमें जो है रिलीजन हमें बांध नहीं सकता। ओके, हम लोगों ने रिलीजन को रीज़न देना शुरू कर दिया है। रिलीजन बोलता था कि अर्थ जो है फ्लैट है, हमने पता लगाया गोल है। रिलीजन जो भी बोलता था उसको लोगों ने जो है साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक डिस्कवरीज से उसको गलत प्रूफ करना स्टार्ट किया। तो लोगों को लगा कि ये रिलीजन इतना अच्छा नहीं है, रिलीजन हमको बांध के रखता है, हमें नीचे करता है, अब हमें रिलीजन को ख़त्म करके अब हमें जो है लिबर्टी लानी चाहिए। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उनके आइडियाज़ वहाँ से इमर्ज हुए यूरोप से, और वो आइडिया इंडिया तक आए कि हमें भी जो है सोवेनिटी, ये सब हमें भी अपनानी चाहिए। सोवेनिटी का मीनिंग आपके सामने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वॉज फर्दर एनहांस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो देखिए एक ऐसा इवेंट है इंडियन हिस्ट्री का, हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास की वीडियो मेरी बनी हुई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जब सालों से जो राजा महाराजा चलते आ रहे हैं फ्रांस के ऊपर, तो लोगों ने मिलकर ही राजा को मार दिया। ओके, ऐसा नहीं हुआ कि कोई और राजा आ रहा है लड़ रहा है यहाँ के राजा को मार रहा है, नहीं, वहाँ के लोगों ने खुद ही अपने राजा को मार दिया। तो उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। द पॉलिटिकल चेंजेस रिजल्टेड इन द पासिंग ऑफ सोवेनिटी फ्रॉम हैंड्स ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन्स हु हैड द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो राजा को मार के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा कंट्री, और उसके बाद उन्होंने खुद अपने जो है वहाँ पे कंट्रोल करना शुरू किया। द वॉचवर्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो 3-4 वर्ड जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे गया वर्ल्ड को, जैसे कि लिबर्टी, लिबर्टी मतलब सबको अधिकार, एक समान अधिकार, दैट इज इक्वालिटी, एंड फ्रेटर्निटी,
इंस्पायर्ड द होल वर्ल्ड मैनी अदर रेवोल्यूशन। बाकी उसके बाद जितने रेवोल्यूशन हुए सबको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत इंस्पायर किया कि जब यहाँ के लोग इतना खतरनाक काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर हुआ इसको देखते देखते अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, हर जगह राजाएं और जो भी रूल कर हटाया गया वहाँ से। ऑल्सो स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक नेशन, ओके, जिसमें एक दूसरे के अंदर जो है एक नेशन की भावना हो, एक होने की भावना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपको बता भी देता हूँ उसका आंसर यहीं पर ही। प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड कंट्री। ओके, नेशन और कंट्री के बीच में डिफरेंस क्या बताता है कोई यहाँ पर? मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, कुछ सोच लीजिए, 5-10 सेकंड। ओके, नहीं पता तो आपको बताऊँ, नेशन और कंट्री लोगों को लगता है एक ही है यार, एक ही है, ये कुछ बड़ा होगा, ये कुछ छोटा, बड़ा छोटे में हम लोग रह जाते हैं। लेकिन नेशन जो है हमें कहीं दिखता नहीं है। नेशन होता है हमारे अंदर, हमारे दिमाग में। नेशन का मतलब होता है कि हम सब भारतीय हैं। ओके, ये हमारे अंदर फीलिंग है। फीलिंग दिखती तो नहीं है कहीं पर भी, हर लोग, हर इंसान वो जाके कहीं भी रहे, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, कहीं कहीं भी रह रहा हो, उसके अंदर एक फीलिंग है कि मैं भारतीय हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेशन। ओके, लोगों के मन में भावना होना कि हम सब एक हैं, हम सब एक कंट्री के हैं। और ठीक है, हम सब एक कंट्री के होने का मतलब क्या हुआ कि कंट्री जो है ये हो गया जोग्राफिकल, मतलब हमें जो इंडिया दिखता है, ओके, जो हमें दिखता है लैंड जो है इंडिया की, जो उस लैंड पे लोग जो भी रहता हो वो हो गया उस कंट्री का। ओके, कंट्री इज जोग्राफिकल, हम लोग इस जगह पर रहते हैं, इंडिया, तो एक इंडिया कंट्री है। हम इंडियन नेशन के लोग हैं, मतलब हम इंडियंस हैं, तो एक फीलिंग है, दिखती नहीं है जो हमें। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर किया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया का नेशनलिज्म राइज जो है वो आपको दिख जाता है रिवोल्ट 1857 से ही, कि लोगों को जो एक होना लोग शुरू हो गए थे। हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश चाह रहे हैं उसको भी तोड़ना। फॉर इंडिया द मेकिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस इमर्ज। तो 19th सेंचुरी से पहले कोई एक इंडिया एज अ नेशन नहीं था। ठीक है, इंडिया एज अ नेशन का मतलब लोगों के मन में भावना नहीं थी कि हम एक इंडिया, एक नेशन से बिलोंग करते हैं। सब सोचते थे कि हम अलग अलग कंट्री के अलग अलग नेशन के लोग हैं। The social, economic, and political factors have inspired people to define and acquire their national identity. People began discovering their unity in the process of struggle against colonialism. तो ब्रिटिश के सामने स्ट्रगल करते करते लोगों में यूनिटी आ गई। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड। तो एक सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड मतलब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने एक काम ही अच्छा किया कि भेदभाव नहीं किया किसी को लूटने में, सबको समान तरीके से तंग किया, समान तरीके से लूटा। तो सब जब बाद में सब एक हो गए तो उन्होंने एक भी इसलिए हो गए अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, जिसने ब्रिटिश का साथ दिया, ब्रिटिश ने उनको भी नहीं छोड़ा। ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism differently. Their experience was varied and the notion of freedom were not always the same. The farmers were forced to pay high taxes. फार्मर्स को दिक्कत थी टैक्स से। आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन को जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी क्योंकि उनका सामान बिक नहीं रहा था। बिकॉज ऑफ मशीन मेड जो गुड्स थे ब्रिटिश के, तो वो चीप थे काफ़ी उनके मुकाबले। Moreover, India was made to pay the maintenance of the British army as also the wars of Britain fought and outside India. The steady and relentless drain of wealth from India resulted in widespread and terrible poverty in the country. तो बहुत गरीब हो चुका था इंडिया, काफ़ी गरीबी में देश था। मैं कल ही एक चीज़ देख रहा था यहाँ पर कि उस समय ऐसी हालत थी इंडिया की कि जो ओलंपिक प्लेयर थे हमारे, जो उसका नाम बहुत चलता है, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, उनकी भी जब डेथ हुई पैसों के कारण, उनके पास भी उनका अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई पैसे के कारण। और जो समय ओलंपिक खेलने गए थे, जीत के भी आए थे गोल्ड। ओलंपिक्स में भी जो खेलने गए थे वो लोन लेके खेलने गए थे। ओलंपिक्स में पैसा इतना मिला कि लोन भी नहीं चुका पाए वाला। ओके, तो इस तरह की कुछ हालत थी इंडिया की। टू ऐड द इंसल्ट टू द इंजरी, द ब्रिटिश ट्रीटेड द इंडियंस एज इन्फीरियर रेस। तो इंडियंस के दिमाग में भी डाल दिया उन्होंने कि तुम तुमसे कम ही हो, तुम गोरे लोगों को हरा ही नहीं सकते, गोरे लोग कभी हारे ही नहीं आज तक। वन सेट ऑफ लॉ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अक्रॉस सेवरल रीजन्स लेड टू द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। और ब्रिटिश लोगों के जितने भी एरियाज में उन्होंने रूल किया, तो वहाँ पे सब लॉ और जो सिस्टम था ब्रिटिश का वो एक समान था। ओके, इक्वल ट्रीटमेंट जैसे हमने बात करी। इकोनॉमी इन इंडिया वॉज इंटरलिंक्ड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। एक पूरे इंडिया की इंडस्ट्रीज को इंटरलिंक कर दिया, सबको जोड़ दिया एक साथ। रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम इम्प्रूव हो गए, कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया। जिससे क्या हुआ, यहाँ से वहाँ जो आइडियाज़ हैं, जो बंगाल में लोगों के मन में आइडिया आ रहा है वो पंजाब तक पहुँच रहे हैं, जो पंजाब के लोगों के मन में आइडियाज़ है वो बंगाल तक पहुँच रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात हुई इंडिया के लिए कहीं ना कहीं। और हमको देखिए, मेरे को किसी एक ने ये भी बताया था बहुत अच्छा कि रेलवेज़ का एडवांटेज अगर हम देखें उस टाइम पीरियड पे इंडिया के लिए, तो देखिए हुआ क्या था, ब्रिटिश लोग सबको एक समान ट्रीट कर रहे थे और इंडियंस एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते थे एक समान। इंडियंस लोगों ने 4 अपने आप को भागों में बांट रखा था, जैसे हम जानते हैं ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब सोचते थे कि हम चारों एक दूसरे से अलग हैं, हम सबसे ऊपर है, फिर सेकंड में हम आएंगे, तीसरे वैश्य सोचते हम आएंगे, चौथे शूद्र को हम बिल्कुल लाइन देंगे ही नहीं। ब्रिटिश लोगों ने बोला कि आप सब हमारे लिए एक समान हो, तुम जो भी अपना देखो, ठीक है। तो रेलवे में मान लिया, मुझे किसी ने बताया था कि रेलवे में ये सब मान लीजिए साथ जा रहे हैं। अब रेलवे में तो एक सीट है, मान लीजिए एक सीट पे 4 लोग बैठ सकते थे, एक ब्राह्मण बैठ गया, एक क्षत्रिय बैठ गया, एक वैश्य बैठ गया, एक शूद्र बैठ गया। ये शूद्र ने बोला कि मैं तो यहाँ बैठूंगा जाके भाई, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने टिकट ले रखी है, उसने कहीं भी बैठा जाके। ब्राह्मण कह रहा है कि भैया तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम नीचे बैठोगे, ये सब भी मानने को तैयार है कि तुम नीचे बैठोगे। इसने दिखाई टिकट, भाई मेरे पास टिकट है। इसने बुलाया टीटी को, टीटी ने बोला कि भैया टिकट है तो इसको अधिकार है भाई बैठने का, तुम लोग को क्यों अधिकार नहीं है, आप लोग चाहे तो नीचे बैठ जाने। ने बोला अरे शूद्र ऊपर बैठे हम नीचे। तो इसने क्या हुआ, चारों सहमत होगा एक ही में बैठने से। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया की यूनिटी बढ़ रही है। ओके, जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो एक मतलब रेलवे ने कहीं ना कहीं यूनिटी भी बनाई इंडिया की, ये मैं समझाना चाह रहा था पॉइंट। आगे देखें हम लोग, दिस स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड वन नेशन अमॉन्ग इंडियंस। तो इंडियंस को फिर कहीं ना कहीं एक होने की भावना से जागी। द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल साइड ऑफ नेशनलिज्म वॉज वॉइस्ड बाय पर्सन्स लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने फिर आगे आके लोगों को वॉइस दी। ओके, लोग जो है डरते थे ब्रिटिश इंडिया से कहीं ना कहीं, तो ये आगे आए उनके खिलाफ बोलने के लिए, उनके लिए बोलने के लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी हिम टू द मदरलैंड, वंदे मातरम बिकेम द रैलिंग क्राई ऑफ पैट्रियोटिक नेशनलिज्म। इट इंस्पायर्ड जनरेशंस टू सुप्रीम सेल्फ सेक्रीफाइस। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है वंदे मातरम है, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, इस सॉन्ग की जो लाइन्स अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत पैट्रियोटिक हैं, ठीक है। मोस्टली तो बंगाली सॉन्ग है ये। इट इंस्पायर्ड जनरेशंस टू सुप्रीम सेल्फ सेक्रीफाइस। लोगों को सेक्रीफाइस करने की इससे इतनी ताकत मिलती है सुन के कि इसको गाने को सुनते सुनते ही लोग जो हैं गन लेके निकल जाते थे, बम लेके निकल जाते थे मारने मरने। साइमल्टेनियसली इट क्रिएटेड अ फियर इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश को कहीं ना कहीं डर लगता था कि फिर से रिवोल्ट होगा शायद कभी ना कभी। द इम्पैक्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट द ब्रिटिश हैड टू बैन द सॉन्ग। ब्रिटिश ने सॉन्ग को बैन कर दिया, इतना खतरनाक इम्पैक्ट था इस सॉन्ग का। सिमिलरली स्वामी विवेकानंद मैसेज टू द पीपल, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। ये इन्होंने बहुत एक अच्छा लाइन दिया था कि उठो आगे बढ़ो जब तक कि आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, कहीं ना कहीं देखिए मॉडर्न एजुकेशन का भी इफेक्ट था इंडियंस पे। ओके, एक एलाइट क्लास जो है वो पैदा हो चुकी थी। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट हमने देखा था, देखिए पिछले चैप्टर में भी कि रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश लोगों ने जो है एक ये रिफॉर्म लेकर आए थे कि अब हम लोग इंडियंस की एजुकेशन पे भी थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे। Contrary to what the British had expected, the modern British system of education only contributed to the rise of nationalism। देखिए क्यों ब्रिटिश इंडिया, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने मतलब फ़ायदे के लिए करेंगे। एक रुपये अगर दिया है उन्होंने तो उनका मतलब होगा उसके पीछे, नहीं तो नहीं देंगे। अब देखिए मॉडर्न एजुकेशन से आप सोच रहे होंगे यार तो अच्छा हो गया यार, भारतीय लोगों को एजुकेट कर दिया इन्होंने, बल्कि ये था कि 57 रिवोल्ट में जो एजुकेशन वाले लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने साथ दिया था किसका, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश को लगा कि यार ये पढ़े लिखे लोगों ने हमारा साथ एक बार दिया है तो और लोगों को पढ़ाओ तो हमारा साथ देने वाले लोग और बढ़ेंगे। जबकि जब ये लोग पढ़े लिखे लोग जब आगे आए तब इन्होंने स्टडी करी क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, क्यों ये लोग, ये कॉलोनिज्म होता क्या है, कैसे क्या रूल हो रहा है। तब इन्होंने जाना कि तो भैया गलत हो रहा है हमारे देश के साथ, और उन्होंने फिर उल्टा ही काम किया, आवाज़ उठाई उसके खिलाफ। ठीक है, तो इंडिया में जो है फिर सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट आई। सिविल सर्वेंट्स भी वो लोग होते हैं, आज भी सिविल सर्वेंट का एग्जाम होता है। ये जो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे इंडिया में, इसका एग्जाम पहले होता था लंदन में। हु वाज सपोज टू वेस्टर्न आइडियाज़। तो उन लोगों को जो है जब लंदन जाते थे पेपर देने तो लंदन देख कर आते थे। अब लंदन में वो लोग देख रहे हैं कि भैया लेबर को इतने अधिकार, लेबर को सिर्फ 8 घंटे ही काम करना है, उसको परफेक्ट वेज मिलेगी, अपने हिसाब से करेगा। और इंडिया आके देखते हैं तो भैया यहाँ तो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, गधा माली भी करवा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं लगा क्या ये तो गलत कर रहे हैं ब्रिटिश लोग। दिस इन फैक्ट नेवर हैपेंड। इंस्टेड एक्सपोजर टू वेस्टर्न आइडियाज मेड पीपल मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अपने अधिकारों के बारे में लोगों को जो अवेयर किया। The ideals of freedom and equality as propounded by the Americans and French revolutionists impressed the educated Indians। वहाँ गए तो उन्होंने देखा यहाँ थोड़ी दूर पे फ्रांस आता है, फ्रांस में वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो कुछ लोग फ्रांस भी उस समय घूम के आए, देखा कि यहाँ तो यार मतलब क्या ही माहौल है, क्या इक्वलिटी लोगों में है, क्या फ्रेटर्निटी, लोग खुद ही सेलेक्ट कर रहे हैं अपना लीडर, पार्लियामेंट बना रखी है लोगों ने। उन्होंने कहा ये सिस्टम तो अभी यही चाहिए हमें इंडिया में, ब्रिटिश लोगों को हटाओ, हम खुद ही अपना सिस्टम बनाएंगे। ये उस काम में लग गए फिर लोग। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स as now easier communication could now occur between people of diverse region। अब क्योंकि प्रेस भी जो है बहुत बड़ा आर्ट प्ले करता है। कोई इंसान गया लंदन होके आया, वापस आया, पेपर में बढ़िया आर्टिकल लिखा लंदन के बारे में, तो लोगों को भी लगा कि यार क्या जगह है लंदन भाई। फिर इसी कारण से जो है ब्रिटिश इंडिया लेकर आया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। Do you remember reading about the establishment of printing press and how it helped in wide circulation of ideas like liberty, equality, fraternity? तो प्रिंटिंग प्रेस जो ब्रिटिश में आई थी
उसके बाद इंडिया में भी लेकर आए ब्रिटिश लोग। तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या होता है, लोग अपने आइडियाज़ को व्यक्त करते हैं। आइडियाज़ ब्रिटिश के खिलाफ भी हो सकते हैं, ब्रिटिश के लिए भी हो सकते थे, पर इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश को दिक्कत थी, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी। इन 1878 द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास बाय लॉर्ड लिटन। लिटन ने एक एक्ट पास किया, इसको बोलते हैं वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। क्या होता है एक्ट में, देखिए, दिस एक्ट एम्पावर्ड अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब वहाँ के जो कलेक्टर हैं, टू सिक्योर एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द एडिटर, पब्लिशर एंड प्रिंटर ऑफ अ वर्नेकुलर न्यूज़पेपर दैट नथिंग विल बी पब्लिश्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी लोग पेपर छापने वाली कंपनीज हैं, उनसे आप लिखित में ले लें कि आप कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं छापेंगे। द इक्विपमेंट ऑफ द प्रेस कुड बी सीज इफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड। उनका सारा सामान ले लिया जाएगा अगर उन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है तो। दिस क्रिएटेड एडवर्स पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन द सेम ईयर द आर्म्स एक्ट वॉज पास। एक आर्म्स एक्ट भी पास किया गया उसी साल। दिस एक्ट प्रिवेंटेड द इंडियंस फ्रॉम कीपिंग आर्म्स विदाउट अप्रोप्रिएट लाइसेंस। तो बिना लाइसेंस के इंडियंस लोग आर्म नहीं रख सकते, इससे जो है आपको सजा हो सकती है रखने से। इट्स सॉल्यूशन कुड बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। द यूरोपियंस एंड द एंग्लो इंडियंस वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन। अब उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, आपने लॉ पास किया है, पर कि इस लॉ से एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस क्यों नहीं आते इस लॉ के अंडर? ठीक है, सिर्फ इंडियंस को ही आपने अलग क्यों कर दिया? एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो है तो भारतीय, पर ये कहीं ना कहीं जो है बाहर रहते हैं, या बाहर एनआरआईज भी बोल सकते हैं इनको आप। दिस फर्दर इन्फ्लेमेटेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमॉन्ग इंडियन। तो ये भेदभाव की जो भावना है और बढ़ गई इससे। एल्बर्ट बिल एजिटेशन। एल्बर्ट बिल क्या था एल्बर्ट बिल क्यों, देखो, ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं उसका स्टार्टिंग से कि एल्बर्ट बिल आया तो था इंडियंस के लिए, पर इस बिल को पास नहीं करवाया गया। फिर देखिए क्यों। लॉर्ड रिपन वांटेड टू रिमूव टू काइंड्स ऑफ लॉज दैट हैव बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन ने कहा कि दो हम लोगों को लॉ हटाने हैं इंडिया में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ लॉ अ यूरोपियन कुड बी ट्राइड ओनली बाय यूरोपियन जज और यूरोपियन मजिस्ट्रेट। एक लॉ था कि अगर कोई यूरोपियन के खिलाफ केस चल रहा है तो जज जो होगा वो भी यूरोपियन ही होगा। द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ आवर इंडियन जजेस वॉज अनजस्ट एंड इट वॉज sought to cast a needless discredit and dishonor upon the Indian born member of the judiciary। तो उन्होंने बोला कि ये लॉ हमें ख़त्म करना चाहिए, चाहे कोई भी मेंबर हो, चाहे यूरोपियन चाहे इंडियन, कोई भी लॉयर हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सीपी इल्बर्ट, लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, इंट्रोड्यूस अ बिल। तो इसी के लिए बिल लेकर आए जो कि ब्रिटिश के लॉ मेंबर थे, सीपी इल्बर्ट। बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1884 में टू अबॉलिश, ये अबॉलिश करने के लिए सिस्टम में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, बट यूरोपियंस ने बहुत अपोज किया। इंग्लैंड में हाहाकार मच गया कि यार ऐसा कैसे होगा भाई, हम यूरोपियंस के खिलाफ केस इंडियंस चलाएंगे, कैसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। दे इवन रेज अ फंड ऑफ 1,50,000 रुपीज़ का फंड भी रेज कर दिया एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द डिफेंस एसोसिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली ब्रिटिश लोगों ने। एंड दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट इट वॉज बेटर टू एंड द इंग्लिश रूल इन इंडिया देन टू अलाउ द इंग्लिश टू बी सब्जेक्टेड टू द इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट। उन्होंने बोला इससे अच्छा तो हम रूल ही खत्म कर दें इंडिया में, इससे अच्छा हम रूल ही नहीं करें। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगा उन्हें सिस्टम कि हम जो है अगर कोई ब्रिटिश के खिलाफ केस चल रहा है तो कोई इंडियन जज बन के बैठा हो, तो ये ऐसा तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। द प्रेस इन इंग्लैंड जॉइंटेड द इशू, हैज़ रिपन अमेंडेड द बिल टू सेटिस्फाई द इंग्लिश इन इंडिया। और फिर बिल को पास नहीं करवाया गया, या बिल को जो है कुछ और कर दिया गया। इसके खिलाफ इंडियन को लगा कि एक तो ढंग का कुछ हमारे लिए आया था, उसको भी इन्होंने पास नहीं करने दिया। ऑल दिस फैक्टर्स हैव बीन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल्स ऑफ इंडिया। Around this time, many organizations were being forced which raised their voices, such as British Indian Association formed by Surendranath Banerjee in 1951। ओके, इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ काफ़ी वॉइस उठाई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी मोटी थी, ठीक है, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, बाद में सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर एक कांग्रेस बनाई इन्होंने सब मिलकर। ओके, ये कांग्रेस कैसे बनती है इसको आगे और देखते हैं। पर कांग्रेस जो ये 3-4 पार्टी जो आप देख रहे हैं नाम, बंगाल इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे पब्लिक हेल्थ, मद्रास महाजन सभा, ये 4 लोग पार्टीज ने, 4 सभाओं ने मिलकर जो है एक कांग्रेस बनाई, क्योंकि इन चारों के मेंबर ही कांग्रेस के मेंबर बने फिर आगे जाके। चलिए देखते हैं कांग्रेस कैसे इमर्ज हुई। इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट फॉर्म बोले तो AO ह्यूम। In 1885, Hume was a retired civil service officer। सिविल सर्विस ऑफिसर थे, शक्ल भी देख लीजिए इनकी, साफ साफ दिख रहे हैं कि ब्रिटिश हैं। He saw a growing political consciousness among the Indians and wanted to give it a safe constitutional outlet so that their resentment would not develop into popular agitation against the British rule in India। देखिए हुआ क्या, ये क्या चाहते थे AO ह्यूम? ह्यूम चाहते थे कि यार देखिए ब्रिटिश लोग को पता नहीं चल पाता है कभी भी, सोचते थे कि इंडियंस लोग चाहते क्या हैं। ओके, हम लोगों ने 57 रिवोल्ट के बाद इतने सारे रिफॉर्म्स लाए, अब ये रिफॉर्म लाए, ये रिफॉर्म लाए, इतने रिफॉर्म ला रहे हैं, वह कहीं ना कहीं इंडियंस लोग खुश नहीं हो पाते, इनको ऐसा लगता था। ओके,
तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग क्या करें, पूरे इंडिया में ही एक ही पार्टी बना लें। ओके, वो एक पार्टी से आके पूछेंगे भैया तुम बताओ कि इंडियंस लोग चाहते क्या है, जो तुम बोलोगे हम वो पास कर देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, कि हम लोग जो है बड़ा सा कांग्रेस बनाएंगे, सारे इंडियंस को उसमें भर्ती करो, जो भी चाहेंगे इंडियन, जो भी बोलेगी कांग्रेस को पास करो, आगे बढ़ो। He saw a growing political consciousness among the Indians and wanted to give it a safe constitutional outlet so that the resentment would not be developed into popular agitation। और इससे क्या होगा, ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई आइडिया अगर जग भी रहा होगा लोगों के दिमाग में, तो ये कांग्रेस हमारे साथ होंगे क्योंकि हम इनके साथ दे रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या रिवोल्ट होने वाला है कि नहीं। He was supported in his scheme by the Viceroy Lord Dufferin and a group of eminent। तो इसमें इनका साथ दिया कुछ लोगों ने जो कि लॉर्ड डफरिन भी थे उस समय वाइसरॉय। व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ऑफ कैलकाटा वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट। कांग्रेस बनाई गई, WC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने उसके। द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड एन अर्ज ऑफ द पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियन टू सेट अप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडियंस लोगों के लिए भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। इंडियंस लोग जो चाहते थे कि हमें कुछ पॉलिटिकल पावर, कुछ पॉलिटिकल मीन्स कुछ तो मिले, तो उनके लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करा हुआ मिला ही है उनको। इट्स लीडर हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर ये इंडियन कांग्रेस जो पहले बनी, इनका पूरा फेथ मतलब पूरा जो उनका समर्थन था ब्रिटिश इंडिया को। दे बिलीव दैट इफ दे वुड प्लेस देयर ग्रीवांसेस बिफोर द गवर्नमेंट रीजनेबली, तो ब्रिटिश वुड सर्टेनली ट्राई टू रिड्रेस देम। इनको लगा कि ब्रिटिश लोग हमें बनाया है, एक पार्टी हमको दी है, तो हम लोग जो भी मांग रखेंगे ब्रिटिश लोग उसको जरूरी जो है पूरा करेंगे। और ब्रिटिश लोगों ने किया भी स्टार्टिंग में, जो कि इनकी डिमांड थी छोटी मोटी कि यहाँ पानी चला दो, यहाँ एग्रीकल्चर का थोड़ा टैक्स कम करवा दो, वहाँ लोगों को एजुकेशन दे दो। तो ब्रिटिश ने कहा चलो भाई चलो चलने देता दो। फ्रॉम तो कुछ लोगों के नाम हैं जो उसमें प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है, स्टार्टिंग की अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए, स्टार्टिंग में फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी उस समय सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट चुने गए, जो कि दिनशॉ वाचा एंड बदरुद्दीन तैयब जी। फ्रॉम 1885 टू 1905 द इंडियन कांग्रेस हैड अ नैरो सोशल बेस। देखिए ये जो 20 साल है, 20 साल तक कांग्रेस को लगा कि यार हमें कुछ तो मिला है, तो इसको हम ऐसे नहीं गंवाएं, ऐसे हम रिवोल्ट नहीं करें। इसलिए 20 सालों में इन्होंने जो है छोटी मोटी मांगे ही रखते गए। पर धीरे धीरे इनकी मांगे बड़ी हुई, इनकी मांगे बड़ी हुई, तो इनने जो आगे जो लोग आए, पढ़ेंगे चलिए आगे। द अर्ली एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज लिमिटेड ओनली टू ब्रिंग टुगेदर ऑल लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू फॉर्म अ कंसेशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिया। पहले इनका यही एम था कि सारे लोग जो इंडिया के उनको एक किया जाए, कैसे उनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जगाई जाए, और उसमें सक्सेस भी हुए। इनिशियल स्टेजेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनिशियल स्टेजेस क्या थी जब स्टार्टिंग हुई कांग्रेस की। द कांग्रेस प्लेस इट्स डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पिटिशंस। ठीक है, इनका एक सिस्टम था PPP सिस्टम। क्या होता है, क्या सिस्टम था, प्रे पिटिशन, ऐसा एक और पी था कुछ। हम लोग जो है कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो हमेशा जो है ब्रिटिश के खिलाफ प्रे करेंगे, ये काम कर दीजिए सर, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो धनवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कर के उन्होंने जो अपने स्टार्टिंग के कुछ सालों तक लोगों से, ब्रिटिश लोगों से अपने जो हैं काम मनवाए। ड्यूरिंग द इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स कांग्रेस मेड मॉडरेट डिमांड्स। थी कांग्रेस की डिमांड जो थी मॉडरेट थी काफ़ी, इसलिए जो लीडर्स उनको मॉडरेट्स बोलते थे। कांग्रेस लीडर वर रिफर्ड टुवर्ड मॉडरेट, दे आस्क्ड फॉर, उनकी जो मेन डिमांड्स ही देखिए आप लोग, और इसमें भी अगर कोई पूरी नहीं करते थे ब्रिटिश इंडिया तो बोलते ठीक है सर कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर मांगेंगे, आप फिर कर दीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर, पहली डिमांड क्या थी कि थोड़ा बहुत जो है इंडियन लोगों को जो है जगह दी जाए पॉलिटिक्स में। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस है इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी इंडियंस लोगों के लिए खोली जाए। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री पे खर्चा कम करे, एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाए। इंडियन सर्विस एग्जाम जो इंडिया में हो, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मानी नहीं गई, बाद में मानी गई है। डिक्रीज इन दी बर्डन ऑफ कल्टीवेटर, जो कल्टीवेटर किसान है उनको थोड़ा टैक्स कम किया जाए। डिफेंस ऑफ सिविल राइट, थोड़े बहुत लोगों को सिविल राइट दे दो भैया। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड सॉल्ट ड्यूटी कम करो, लैंड रेवेन्यू कम करी जाए। पॉलिसीज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट, तो ये देखिए कि भैया इंडियन इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट के लिए पॉलिसी लाओ। ठीक है, जो ब्रिटिश को लगेगा तब ले आएंगे। ब्रिटिश का बिहेवियर क्या है तो कांग्रेस के खिलाफ देखिए ज़रा। अनफॉर्चुनेटली एफर्ट्स ऑफ कांग्रेस लीडर डिड नॉट ब्रिंग मेनी चेंजेस इन द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इनको बनाया पागल तरीके से। कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस कुछ डिमांड कर रही है, ये लोग पूरा भी कर रहे हैं, पर वो डिमांड तो जो इनको लग रही है वही पूरी कर रहे हैं। ओके, जब उनको लगा कि डिमांड नहीं पूरी करनी, नहीं कर रहा है पूरी। इन अ बिगनिंग द ब्रिटिश हैड अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस, बट बाय 1887 द एटीट्यूड बिगेन टू चेंज। कुछ सालों तक ठीक रहा, पर कुछ सालों बाद जो है इनका ब्रिटिश लोगों को लगा कि तो गलत चीज़ हो गई हमसे, ये तो ज़्यादा सर चढ़ रहा है। द ओनली अचीवमेंट ऑफ द कांग्रेस वॉज द इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। से ओनली अचीवमेंट उनकी बोल सकते हैं आप लोग, वो एक्ट है
that enlarges the legislature by adding a few non-official member and passing of a resolution for holding Indian civil services exams simultaneously in London एंड इन इंडिया। इस एक्ट में क्या हुआ कि कुछ जो पोस्ट थी गवर्नमेंट की, ओके, कुछ पोस्ट जो है पार्लियामेंट के वो दी जा रही हैं कुछ इंडियंस को भी, और जो सिविल सर्विस एग्जाम है अब वो इंडिया में भी होगा। मैनी लीडर्स ग्रेजुअली लॉस्ट फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इवन टू द कांग्रेस फेल्ड टू अचीव इट्स गोल, इट सक्सीज इन क्रिएटिंग नेशनल अवेकनिंग एंड इंस्टिलिंग इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल। पर जो मेन इनका जो सबसे बढ़िया जो अचीवमेंट रहा वो ये रहा कि उन्होंने जो है एक फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड करवा के दिया इंडियंस को। एक जगह ऐसी दी कि कोई भी इंडियन चाहता है कि मैं आऊँ पॉलिटिक्स में तो उसको पता होगा कि ये कांग्रेस ज्वाइन करनी है मुझे। द ब्रिटिश हु वर अर्लियर सपोर्टिंग द मॉडरेट्स सून रियलाइज दैट द मूवमेंट कुड टर्न इनटू नेशनल फोर्स। तो बाद में उनको लगा कि यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, सारे इंडियन एक साथ हो रहा है, यूनिटी बन रही है, ख़त्म करो भैया उसको जल्दी जल्दी हो सके तो। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। द ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन पास एन एक्ट इन 1898 मेकिंग इट एन ऑफेंस टू प्रोवोक पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो लॉर्ड कर्जन बहुत ही खिलाफ थे कांग्रेस के, हर काम उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ किया। पहले एक्ट पास कर दिया कि कोई ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। ही पास इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाए 1904 में, इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप घुसोगे नहीं, क्योंकि देखिए इनको मेन जो मसाला मिलता है, मेन जो ऐसे लड़के जो जवान भी हों जिनमें ताकत भी हो कुछ करने की, वो मिलेंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ घुसने से मना कर दिया। दिस वॉज एविडेंट डेट फ्रॉम वॉट ही डिड इन 1905। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1905 में इन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। यूनिटी बहुत बढ़ रही थी इंडियंस की बंगाल में, तो यूनिटी को बढ़ने से रोकने के लिए बंगाल जो उस समय बहुत ही एक काफ़ी बड़ी पावर थी इंडिया में, उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड इस तरीके से किया कि मतलब एक एरिया जो है उसका, एक एरिया में हिंदू हो जाए, एक एरिया मुस्लिम हो जाए, फिर इन दोनों को हम लोग अलग करके इन दोनों को जो कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा के इनको अलग कर दें। इस पॉलिसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओके, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं इसको, फटाफट समझा दिया मैंने आपको इसलिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इसका बहुत अपोजिशन हुआ, मॉडरेट्स लोगों ने बहुत अपोज किया, भाई सर मत कीजिए, पर आखिरकार ये होके रहा। इसलिए कांग्रेस भी अलग हो गई इसके कुछ सालों बाद। कांग्रेस के भी कुछ लोगों को लगता था कि क्या ये कांग्रेस है, क्या ये मॉडरेट है, बस गिराते रहते हैं बस, ठीक है, हमको तो इससे अच्छा हथियार लेके जाना चाहिए, ब्रिटिश लोगों को मानना चाहिए। और वो 1857 रिवोल्ट ही अच्छा था, पर लोगों को लगता था जो मॉडरेट्स को 57 रिवोल्ट में एक बार हम लोग गलती कर चुके हैं, ये अब नहीं करेंगे, अगर हमने एक बार हथियार उठाए तो ये कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाएगा जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है। तो ये उनका सोचना भी बिल्कुल सही था। बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट फिर आते हैं, बिल्कुल हीरोइक एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, ठीक है, बहुत ही उथल पुथल मची होती है इंडिया में। एक तरफ डिवाइड हो गया है, कांग्रेस में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ बंगाल में डिवाइड हो जाता है, हिंदू मुस्लिम अलग हुए पड़े हैं, इंडिया में कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी सब चल रहा है, मतलब इंडियन लोगों को होप नहीं है। ओके, कांग्रेस के भी कुछ बड़े बड़े लीडर जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उनको भी जेल में डाल दिया है उठाकर। ओके, तो पर गांधी जी के पहले भी कुछ मूवमेंट आए जो बाल गंगाधर तिलक की इंपॉर्टेंस बताते हैं, जैसे कि बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो पहले इनको देख लेते हैं। द यूज ऑफ स्वदेशी मेड इन अवर कंट्री बाय अवर ओन। देखिए स्वदेशी जो आइडिया है वो किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। इसका मतलब है कि हमको जो अभी ये मोदी जी भी लेकर आए हैं आइडिया, वो भी यही आइडिया है आपका कि हमारा जो बना सामान है वो हम अपनी कंट्री में बेचेंगे। इट वॉज बाल गंगाधर तिलक हु रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉयकॉट एज अ वेपन। तो उन्होंने सोचा कि हमको ब्रिटिश को बॉयकॉट करना है, और एक बहुत अच्छा वेपन है। ब्रिटिश लोगों की अगर इनकम हमने कम कर दी तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग की जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी इंडिया में वो पैरालाइज हो जाएगी। द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी एंटरप्राइजेस। तो इससे क्या हुआ, इंडिया की कुछ कंपनीज खुली, बड़ी बड़ी कंपनी उस समय इंडिया में खुली, कुछ जैसे कि टेक्सटाइल के सेक्टर में मिल्स खुली, कुछ बैंक खोले, होजरी, टेनरी, केमिकल वर्क, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंडिया में जो है कहीं ना कहीं इससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। The movement spread to all classes and groups of people. The people openly challenged the British by lighting bonfires of British goods. British goods को आग लगा दी गई। ओके, मेड इन इंडिया का नारा दिया गया। This made the British reverse the partition of Bengal and unite it in 1911. तो इससे ब्रिटिश को लगा कि भैया हमने से गलती हो गई है, बाल गंगाधर तिलक को शांत किया जाए, इसलिए हम वापस से बंगाल को एक कर देते हैं। So 1911 में बंगाल का वापस से यूनाइटेड हो गया। During this time the Congress who were called गरम दाल केम टू बी अप्रिशिएटेड। तो इस काम के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक का इस समय इतना नाम हो गया एक तरीके से। अभी गांधी जी में देखिए टाइम है, गांधी जी से पहले उससे भी बड़े हीरो बन गए थे बाल गंगाधर तिलक। दे सक्सीडेड इन यूनाइटिंग द इंडियन पीपल अगेंस्ट द कॉमन एनिमी द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को बता दिया कि ये ब्रिटिश को ही खत्म करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे इनका सामान जलाओ चाहे इनको जलाओ, ठीक है। तो लोगों को एक कर दिया।
ये लाल बाल पाल जो थे, ये बीच में बैठे लाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने फिर बाद में क्या किया, कांग्रेस को फिर अलग कर दिया था 1907 में। वही देखते हैं हम लोग। द माइल्ड पॉलिसीज ऑफ मॉडरेट्स इन द कांग्रेस लेड टू द राइज ऑफ पैशनेट रेडिकल नेशनलिस्ट। कुछ लोगों को लगता था कि यार ये क्या है, ये प्रे पिटिशन ये सब क्या होता है, जाके हमको जो है जाके स्ट्राइक करनी चाहिए, जाके हड़ताल करनी चाहिए, लोगों को एक करके बिठाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। एक ऑफिस में बैठ के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इंडियन लोगों के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। डिसाइड करने के लिए कौन है, लोग हैं, तो लोगों के बीच में जाओ। ये काम इन तीनों ने बखूबी किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीनों एक साथ, एक ही सोच के लोग। दिस इज वाई द पीरियड आफ्टर 1905 टिल 1918 कैन बी रिफर्ड टुवर्ड्स द एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिज्म और गरम दाल। सो 1918 में डेथ होती है बाल गंगाधर तिलक की, तो तब तक बोला जाता है कि ये गरम दाल और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उस समय एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे इनको तीनों को। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार द मॉडरेट्स हैव फेल्ड टू डिफाइन इंडियन पॉलिटिकल गोल्स। मॉडरेट्स कहीं ना कहीं फेल हुए इनके अनुसार। और इन्होंने फिर नारे कैसे कैसे दिया आप देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने फिर एक स्लोगन भी दिया, ये स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि फ्रीडम लेना मेरा अधिकार है, जन्म से अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूँगा। ठीक है, तो लोगों के बीच में गए, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने रेलिगेट किया, काफ़ी गर्म किया, लोगों को लड़ने के मजबूर करा। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखिए कहीं ना कहीं बंगाल पार्टीशन हुआ है, मुस्लिम्स लोगों को बढ़िया एक पूरा स्टेट मिल गया है, तो उनको लगा कि यार हमारा ही एक स्टेट है अलग ही जिसमें मुस्लिम ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो क्यों ना मुस्लिम की पार्टी बनाई जाए, तो बनाई गई मुस्लिम लीग। As the radical movement grew stronger, the British began to look for ways and means to break the unity among Indians. They tried to do this through the partition of Bengal. ठीक है, जो उनको चाहते थे कि यार एक ब्रिटिश लोग के अलग करें और अलग होना शुरू भी होगा इंडियंस लोग। They motivated Muslims to form a permanent political association of their own. In December 1906, ठीक है, मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में जो हुई, उसमें नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है ये इसकी स्थापना करी। और इसके जो पहले लीडर बने मुस्लिम लीग के वो थे आगा खान। ओके, इससे क्या हो गया, डिसाइड हो गया कि अब इंडिया में दो बड़ी पार्टी हो चुकी हैं, और ब्रिटिश लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डाल दिया कि अब इंडियंस और हिंदूज की पार्टी कौन सी है, कांग्रेस, और मुस्लिम्स की पार्टी कौन सी है, मुस्लिम लीग। फिर ये सूरत स्प्लिट पे हम बात कर चुके हैं, कांग्रेस के अलग होने की। कांग्रेस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक दो मॉडरेट्स जो पहले से काम कर रहे थे, फिर जो नए आए ये तीनों लाल बाल पाल, इनकी सोच अलग थी, तो बंगाल का पार्टीशन हुआ सूरत में, इसलिए इसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। 1907 में बंगाल अलग हो, ये कांग्रेस अलग हो गई। बट 1916 में इन दोनों को पता चल गया कि हमारा काम जो है एक दूसरे के बिना नहीं होने वाला, तो इसलिए ये दोनों एक हो जाते हैं 1916 में। इसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में एक हुए थे ये। इसी बीच में आते हैं कुछ रिफॉर्म, जैसे कि है मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म, 1909 में आते हैं। ये क्या है ये रिफॉर्म, देखिए ये रिफॉर्म्स लॉर्ड मिंटो ने पास किए थे, इसलिए ठीक है। लॉर्ड मिंटो उस समय जो इनके स्टेट थे के सेक्रेटरी थे वहाँ पे ब्रिटिश में, और इंडिया के वॉइसरॉय उस समय थे लॉर्ड मिंटो, इसलिए इनका नाम है मिंटो मोहल्ले रिफॉर्म्स। क्या था इसमें, फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इंक्रीज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 16 to 60। ओके, 16 लोगों से 60 लोगों के जो है असेंबली का साइज जो है बड़ा कर दिया। ठीक है, जो हमने बात की थी बीच में कि मॉडरेट्स लोगों इसमें सक्सेस हुए, ठीक है, वही काम हो गया और बड़ा कर दिया, और इंडियंस को जगह दी गई ब्रिटिश के ये सिस्टम में। The British made another calculated move to sow the seed of communalism in India politics by introducing separate electorates for Muslim। ये बहुत ही बड़ा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाए थे ब्रिटिश लोग कि ऐसे कुछ सीट, ऐसी कुछ जगह है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पर वोट देने का अधिकार से मुस्लिम का होगा, और जो खड़ा होगा इलेक्शन है वो भी से मुस्लिम ही होगा। इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट। द नेशनल मूवमेंट फिर और आगे बढ़ता चला गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद 1914 में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को ले जाया गया, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स में शहीद हो गए, और ये बोल के ले जाया गया था उनको कि हम जब वापस आएंगे जीत के ब्रिटिश लोग, तो उसके वापस आने पर हम लोग जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएंगे इंडियंस के लिए, अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाएंगे। ओके, बट हुआ क्या, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जब ब्रिटिश लोग जीत कर आते हैं रिफॉर्म, तो ब्रिटिश लोग करते हैं जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट पास करवाते हैं। ओके, इसी बीच में गांधी जी भी आ चुके होते हैं। गांधी जी पहले बोलते थे कि भैया ब्रिटिश लोग का साथ दो, बट जब ऐसा हो गया तब उन्होंने भी जो बहुत सारे रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किए। कुछ रिफॉर्म जो है उनके, जैसे कि चंपारण, बरदौली, खेड़ा, ये कुछ रिफॉर्म छोटे मोटे उस समय चल रहे थे। बरदौली सत्याग्रह, चंपारण, ये कुछ गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का है बरदौली सत्याग्रह। आखिरी में हम बात करें तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इंडिया में जो है कुछ वॉलेंट एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, जैसे गदर पार्टी, जैसे कि नाम ही गदर है। सब रिवॉल्यूशनरी माइग्रेटेड टू यूरोप एंड यूएसए एंड वर एक्टिव देयर। कुछ लोग जिनको भारत से निकाल दिया गया था लड़ाई वड़ाई के चक्कर में, वो इंडियंस के लिए काम कर रहे थे, कहाँ पर, ब्रिटिश में जाकर।
देखिए उससे पहले थोड़ा सा ये यहाँ पर चापेकर ब्रदर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे दिखा। चापेकर ब्रदर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्या किया देखिए, द चापेकर ब्रदर्स किल्ड 2 अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स इन महाराष्ट्र इन 1908। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, इन दोनों के भाई थे ये, इनको बोलते चापेकर ब्रदर्स। इन्होंने बम फेंका किंग्सफोर्ड पर, किंग्सफोर्ड जो है मरे नहीं थे, ट्रेन में बम फेंका था, जिसके लिए इन दोनों को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी इन दोनों को, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ये। वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। गदर पार्टी में कौन कौन मेंबर थे, नाम देख लीजिए, मैडम भिकाजी कामा, लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस, श्यामजी कृष्णा वर्मा, सोहन सिंह बखना, वीडी सावरकर, मोहम्मद बरकतुल्ला एंड ओबेदुल्ला सिंधी। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई यूएस में। यूएस से ये लोग क्या करते थे, इंडियंस को प्रोवाइड करवाते थे हेल्प पैसे की। फिर एक समय ये भी आया था कि ये लोग जो है पार्टी बनाकर आ रहे हैं, इंडिया पे हमला करने के लिए आ रहे थे ये लोग, पर उस समय इंडिया में कुछ और हो गया। ओके, इनका प्लान जो है बोला गया था 1915 में ये लोग इंडिया आने वाले हमला करने के लिए, बट यहाँ इंडिया में जो है फिर इनके कुछ इससे पहले कि इंडिया आते हैं तो इंडिया में जो ये लोग बैठे इनके लोग काम कर रहे थे, उनको ब्रिटिश ने पकड़ लिया और मार दिया, इसलिए इनके आने का प्लान जो है कैंसिल हुआ एंड में। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बड़ी हम वीडियो नहीं करेंगे, समझने के लिए जितना जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो हमने समझ लिया है यहाँ पर। ओके, इट द लास्ट, थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है, अभी भी फ्रीडम मूवमेंट काफ़ी बचा हुआ है इस चैप्टर में, आगे भी अभी भी आगे 2 चैप्टर बचे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, आपको कोई दिक्कत इसमें आई हो तो बताइएगा। चलिए, इन द लास्ट, थैंक यू।